जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो तो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो चलिए आज हम देखते हैं इट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर लेक्चर 7 है हमारा ये। इसमें हम देखेंगे zeros and singularities of an analytic function. It is a very important topic okay in the complex analysis because इसका यूज हमको टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज और साथ ही साथ फिर कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और जो भी हमारे कंटूर इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स है सब में लगता है। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें आज हम देखने वाले हैं जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन ओके और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज देखेंगे। उसमें रहेंगी 3 टाइप्स की सिंगुलरिटीज, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो मैंने इनके डेफिनेशंस भी लिए हुए हैं और साथ ही साथ एग्जांपल के थ्रू इन्हें मैंने समझाया हुआ है। सो लेट अस प्रोसीड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हियर इट इज टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज ओके बिकॉज इसका ही यूज करके फिर हम बाद में ये चीजें डिफाइन करते हैं सिंगुलरिटीज को। सो टेलर सीरीज को पहले हम देखते हैं। टेलर्स थ्योरम भी कहते हैं इसे या फिर टेलर सीरीज। सो आई सपोज हियर if f of z is analytic inside the circle C with center at z equals to a, then for z inside C we can write down the f of z in the series form. Series form कैसा रहेगा? f of a plus z minus a f dash of a plus z minus a square by 2 factorial f double dash of a plus so on plus हमने जनरलाइज किया एक टर्म nth टर्म that is z minus a to the power n upon n factorial fn of a plus it goes so on। तो ये हमारी टेलर सीरीज हुई है। हम f of z को इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं जब भी हम क्या करते हैं कि f of z को एनालिटिक फंक्शन लेते हैं और एक सर्कल लेते हैं विद सेंटर एट z इक्वल्स टू a ओके तब हम इसको इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये सीरीज फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम समेशन में डाल देते हैं। समेशन विद n रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी देन z माइनस a टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। देखिए मैंने ये जो जनरलाइज टर्म हमने लिया था उसी को लिखा है यहाँ पे z माइनस a टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल fn ऑफ a। अब ये fn ऑफ a का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द अनदर डिफरेंशिएशन ऑफ द f ऑफ z एट z इक्वल्स टू a ओके। तो ये हो गया हमारा fn ऑफ a। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमने सीरीज को फिर इस तरह से इसको कॉम्प्रेस करके भी समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हमने सेंटर यहाँ पे z इक्वल्स टू a लिया हुआ है और इसको फिर एक्सपांड किया हुआ है इन पावर्स ऑफ z माइनस a और यहाँ पे हमको पूरे पॉजिटिव पावर्स दिख रहे हैं z माइनस a के ओके। तो ये सिर्फ टेलर सीरीज में ही होता है वेयर वी आर गेटिंग द पॉजिटिव पावर्स ऑफ z माइनस a ओके। फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक रहेगा। अब एनालिटिक का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक तो कॉची रीमान कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होती है या अदरवाइज सिंगल वैल्यूड फंक्शन को यूनिक डेरिवेटिव पोजेस होते हैं और पर्टिकुलर गिवन रीजन आर के अंदर, उससे हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन ओके। इट इज बाय डेफिनेशन। तो ये हो गई टेलर सीरीज। आई सपोज ये क्लियर है। इसको हम सामने में यूज करने वाले हैं तो आपको इसको याद रखना है ओके। नाउ फर्दर उसके बाद हम देखने वाले इट इज लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज में 2 पार्ट्स होते हैं ठीक है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। इफ f of z is analytic inside the region R bounded by 2 concentric circles C1 and C2 with radii R1 and R2, R1 greater than R2 and with center at A, and then for all z in R we can write down the f of z into the series form। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए। अब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब हमारे पास 2 सर्कल्स हैं ओके जिसमें एक छोटा सर्कल रहेगा और एक बड़ा सर्कल रहेगा। तो यहाँ पे जो C1 है उसका रेडियस R1 है तो R1 इज द रेडियस ऑफ द C1 तो C1 विल बी द बिग सर्कल और R2 हमारा रेडियस है किसका? C2 का, तो वो छोटा सर्कल मतलब अंदर के साइड में रहेंगे। ऐसे 2 सर्कल हमने लिए हुए हैं ओके। इसको मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूं। सो हियर दिस इज द सेंटर। सपोज वी आर हैविंग 2 सर्कल तो एक सर्कल हमने छोटा वाला ये ड्रॉ कर दिया ओके। ये मेरा C2 सर्कल रहेगा ओके और इसका जो रेडियस रहेगा वी आर सेइंग इट इज R2। उसके बाद फिर एक और बड़ा सर्कल लिया उससे ओके उसका रेडियस हमने ले लिया इट इज अबाउट R1। ये थोड़ा सा फिगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा ठीक है बट दिस इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दिस इज द रेडियस R1 एंड दिस इज वी आर हैविंग द सर्कल C1। तो ऐसा हमको यहाँ पे ये एनुलर रीजन मिलता है बीच में ठीक है। तो जब भी अगर एनुलर रीजन आता है सो आप सीरीज f ऑफ z को ओके इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर ओके। अब ये 2 पार्ट्स कैसे हैं देखिए, यहाँ पे f ऑफ z विल बी इक्वल्स टू a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a स्क्वायर प्लस इट गोज सो ऑन। जनरलाइज किया
an z minus a to the power n plus it goes so on. Then second part में it is what? We are starting with the b1. It is b1 upon z minus a plus b2 upon z minus a square plus it goes so on. bn z minus a to the power n plus it goes so on. ठीक है, so on मतलब इट्स इन्फिनिटी, इट गोइंग टू इन्फिनिटी. अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, अब कैसे लिख सकते हैं इसको समेशन के फॉर्म में? देखिए, so we can write f of z equals to summation an z minus a to the power n. हमने ये जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया with n is ranging from 0 to infinity. Because I substitute the values of n equals to 0, what I will get here then? Z minus a to the power 0, that will be 1. मुझे मिलेगा it is what? a0, पहला टर्म मिल जाएगा. अगर मैंने 1 पुटअप किया देन तो a1 z minus a to the power 1 मतलब सेकंड टर्म. अगर मैंने 2 पुटअप किया तो a2 z minus a का स्क्वायर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमको मिल जाएगा. इस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं. वैसे इसको भी हम समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, बट यहां पे n रेंज करेगा 1 टू इन्फिनिटी देन. ओके, और इसको जनरलाइज कर देंगे bn z minus a to the power n. ओके, सो अगर मैंने 1 पुटअप किया तो मुझे मिलेगा पहला टर्म b1 अपॉन z minus a, देन 2 पुटअप किया तो b2 z minus a स्क्वायर. समेशन है तो हम एडिशन का साइन डालते रहेंगे. ओके, सो दिस इज द वी हैव रिड्यूस्ड दिस कंप्लीट लॉरेंट सीरीज इनटू द सिंपलर फॉर्म. ओके, अब उसके बाद देखिए an को हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर द सर्कल C1 f of z अपॉन z minus a to the power n plus 1 dz with n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. ओके, और वैसे फिर bn का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन ओवर द सर्कल C2 f of z अपॉन z minus a to the power minus n plus 1 dz. ओके, यहाँ पे माइनस n है, थोड़ा ध्यान रखिए. देन इट इज इनटू dz, n इज रेंजिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन. देखिए अब यहाँ पे हमारे पास b1, b2, b3 है, इसलिए हमने n यहाँ पे 1, 2, 3 पे रेंज किया, और यहाँ पे a0, a1, a2 है तो हमने फिर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 यहाँ पे पुट अप किया हुआ है. ठीक है, हमको देखिए b1 का वैल्यू बाद में लगने वाला है. अब वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, एक डेफिनेशन है हम डिफाइन करने वाले रेसिड्यू की, उसमें मैं n इक्वल टू 1 पुट अप करूंगा. अगर मैंने n इक्वल टू 1 पुट अप किया तो मुझे क्या मिलेगा? b1 1 by 2 pi i इंटीग्रेशन ओवर दिस सर्कल C2 f of z अपॉन z minus a to the power minus 1 plus 1 0 हो जाएगा. मतलब दिस इज टू द पावर 0 इज 1, तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन f of z dz ओनली. ओके, इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं बाद में उसको हम देखते हैं. ठीक है, आई सपोज ये तो क्लियर हो गया कि लॉरेंट सीरीज में 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहले पार्ट्स में पावर ऑफ z minus a है जो पॉजिटिव पावर है. ओके, और सेकेंड पार्ट में हमारा z minus a नेगेटिव पावर में आता है. ओके, बिकॉज अगर मैंने इसको ऊपर लिया दिस विल बी z minus a to the power minus 1, z minus a to the power minus 2, likewise it goes so on. आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट रहता है जिसमें पॉजिटिव पावर ऑफ z minus a मेरे पास है उसे हम कहते हैं एनालिटिक पार्ट, और जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें नेगेटिव पावर ऑफ z minus a मेरे पास है, या फिर डिनोमिनेटर में हम बोलेंगे उसको, ओके, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट. तो ये 2 पार्ट आपको याद रखने हैं. अगर मैंने एनालिटिक पार्ट बोला मतलब आपको याद रखना कि इट इज अ पॉजिटिव पावर ऑफ z minus a व्हिच इज इन द न्यूमरेटर, और उसके बाद अगर मैंने प्रिंसिपल पार्ट बोला सो दैट विल बी ऑफ दिस टाइप जहां पे z minus a डिनोमिनेटर में रहेगा या अदरवाइज नेगेटिव पावर ऑफ z minus a रहेंगे. क्लियर? दिस इज अबाउट द लॉरेंट सीरीज. अब ये दोनों को हम यूज करते हैं सामने में. कैसे करते हैं? लेट अस सी. Okay, now let us see the zeros of an analytic function. अभी क्या होता है हमको इसको देखते हैं डेफिनेशन में. A zero of an analytic function f of z is that value for which f of z will be equals to 0. Okay, मतलब ऐसा वैल्यू z का जिसके लिए मेरा f of z क्या हो जाएगा? 0. उसे कहेंगे हम इट इज जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन. इसे हम नॉर्मली रूट भी कह सकते हैं. इट इज नथिंग बट द रूट. रूट में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करता है. तो सेम थिंग वी आर हैविंग हियर कि ऐसा वैल्यू z का जिसके लिए f of z विल बी इक्वल्स टू 0, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन. ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इफ f of z इज एन एनालिटिक इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट z इक्वल्स टू a. फंक्शन हमने एनालिटिक लिया इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट z इक्वल्स टू a, देन द बाय टेलर्स थ्योरम वी कैन राइट द f of z एज a0 plus a1 z minus a plus a2 z minus a square plus goes so on. जनरलाइज किया हमने टर्म को यहाँ पे an z minus a to the power n plus goes so on. ओके, और हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट लिए हुए उसको डिफाइन कर दिया an equals to fn of a upon n factorial. fn of a मतलब इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट द nth डिफरेंशिएशन ऑफ द f of z at z equals to a.
ओके हमने एफ ऑफ जेड का nth डिफरेंशिएशन लिया, देन जेड इक्वल्स टू ए पुटअप किया, उसे कहते हैं एफ एन ऑफ ए। तो ये हमने टेलर सीरीज ही लिखी है जो हमने पिछले बार इसमें देखा था, अभी टेलर सीरीज वही टेलर सीरीज है, बट मैंने इस फॉर्म में उसको लिखा हूं, ठीक है, a0 a1 और a2 और an के फॉर्म में। नाउ आफ्टर दैट हम सपोज करते हैं कि a0 a1 a2 अप टू इट इज व्हाट am-1, ये टर्म हो गए जीरो हमारे पास, ओके और हम बोल रहे हैं कि am इज नॉट जीरो, मतलब उसके बाद के टर्म जीरो नहीं है, मतलब am-1 तक की टर्म हमारे पास जीरो है। वो जीरो है का मतलब क्या होगा कि जो डेरिवेटिव्स हम निकाल रहे हैं उनकी वैल्यू जीरो होती जाएंगी, ओके अगर वो वैल्यू जीरो हो रही है और हमारा जो कांस्टेंट है a0, अगर ये सब क्वांटिटी जीरो है और am हमने जीरो नहीं लिया, ओके am अगर हमारा जीरो नहीं है, देन वी कैन से दैट f ऑफ z इज सेड टू हैव अ जीरो ऑफ ऑर्डर m, मतलब हमने जीरो डिफाइन किया और भी ऑर्डर m का एट z इक्वल्स टू a, इज इट ओके। अब उसके बाद हम सपोज करते हैं कि m इक्वल्स टू 1 है, अगर मेरा m इक्वल्स टू 1 है मतलब क्या हो जाएगा a1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब हम बोलेंगे कि द जीरो इज सेड टू बी अ सिंपल और अ सिंपल जीरो, क्लियर। और उसके बाद हम अभी डिफाइन करते हैं इन द नेबरहुड ऑफ द जीरो ऑफ ऑर्डर m आई कैन राइट डाउन द f ऑफ z एज विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्वांटिटी तो m-1 तक की तो जीरो है, अब सामने की क्वांटिटी आएंगी फिर बाद में हमारे पास am z-a टू द पावर m प्लस am प्लस 1 z-a टू द पावर m प्लस 1 प्लस am प्लस 2 z-a टू द पावर m प्लस 2 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास आ गई। तो जब भी हमारे पास f ऑफ z is having the zero of order m, that time f of z can be written like this, clear। अब हम यहां से z-a to the power m कॉमन निकाल लेते हैं और उसमें जो फिर हमारा अगर z-a to the power m कॉमन निकाल लिया तो बचेगा फिर यहां पे हमारा क्या, इट इज व्हाट am प्लस 1 z-a to the power m कॉमन निकाला तो बचेगा z-a to the power m प्लस देन am प्लस हमारे पास 2 आना चाहिए, एक्चुअली गलती से m प्लस 1 लिख दिया मैंने यहां पे, दिस इज am प्लस 2 देन z-a टू द पावर m प्लस 1 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इट इज व्हाट फाई ऑफ z, ओके। और उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये क्वांटिटी मेरे पास है तो मैं बोल सकता हूं कि फाई ऑफ z इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a, ओके एनालिटिक भी रहेगा ये, ओके और एज वेल एज नॉन जीरो इन द नेबरहुड ऑफ, नॉन जीरो क्यों बोल रहे हैं, ओके हम अगर z इक्वल्स टू a पुट अप करेंगे तो ये जीरो होगा, बट नेबरहुड में ये नॉन जीरो क्वांटिटी रहेगी, ओके सो देयरफॉर वी थिंक इट इज अ नॉन जीरो इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a। तो ये हमने डिफाइन किया अभी, इट इज जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं इट इज सिंगुलरिटीज और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, ओके सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जीरोस एंड सिंगुलरिटीज। अब सिंगुलरिटीज कैसे निकालते हैं देखते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ द सिंगुलरिटी इज अ पॉइंट एट विच द फंक्शन f ऑफ z ceases to be the analytic। अगर फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक नहीं रहता है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ द f ऑफ z। इट इज वेरी सिंपल। सो एग्जांपल देखते हैं, लेट f ऑफ z इक्वल्स टू z अपॉन z-1 z-2, then z equals to 1 and z equals to -2 are called as the singularity of the f of z। अब ये क्यों बोल रहे हैं देखिए हम, अगर मैंने z equals to 1 पुट अप किया है सपोज यहां पे, तो हो जाएगा 1 - 1, ओके दैट विल बी द 0, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/0 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो 1/0 तो डिफाइंड होता ही नहीं है, सो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा हमारा z इक्वल्स टू 1 पे, इसलिए हम z इक्वल्स टू 1 को सिंगुलरिटी कह रहे हैं, ओके इट इज अ सिंगुलर पॉइंट। वैसे अगर मैंने z इक्वल्स टू -2 पुट अप किया तो यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा, व्हाट इज इट 0। ये अगर 0 हुआ तो 1/0 फिर से आया विच इज इन्फिनिटी, अगेन नॉट डिफाइंड फंक्शन एट z इक्वल्स टू -2, सो देयरफॉर z इक्वल्स टू -2 इज अ व्हाट इज इट सिंगुलर पॉइंट। इज इट क्लियर। अब सिंगुलर पॉइंट निकालते कैसे, ओके ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, मतलब कैसा, इट इज z-1 z + 2 = 0, तो मैं लिख सकता हूं z = 1 एंड z = -2, तो ये हमारी होगी इट इज व्हाट सिंगुलरिटीज। तो ऐसे निकालना है, सो आपको डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देना है 0 से, तो आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाएंगे इजीली। इज इट क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, f of z = sin z अपॉन z - π/2 है, तो मैंने अगर डिनोमिनेटर को इक्वेट किया 0 से तो मुझे z का वैल्यू मिल जाएगा π/2, ओके विच विल बी अ सिंगुलरिटी फॉर दिस फंक्शन, बिकॉज अगर मैंने z = π/2 पुटअप किया यहां पे तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज वो 1/∞ आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज सिंपल। तो जहां पे भी हमको अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है या अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, वैसे
पॉइंट्स को हम कहते हैं इट इज व्हाट सिंगुलरिटीज और सिंगुलर पॉइंट्स। ये क्लियर है। अब हम देखते हैं इट इज टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज। सो टाइप में हमारे पास 3 टाइप से मैं आपको बताया था। ओके, पहला टाइप है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल। ओके, तो पोल वैसे मैं बार बार ये शब्द का यूज करूंगा लेटर ऑन। अगर हम पोल कहते हैं तो दैट इज नथिंग बट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और इससे हम बहुत ज्यादा डील करते हैं। सो पोल किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। अ पॉइंट z equals to a is called as isolated singularity or a pole of the single valued function f of z if first condition क्या होनी चाहिए, f of z is non analytic at z equals to a। अब नॉन एनालिटिक मतलब क्या होगा कि CR कंडीशन f of z के सेटिस्फाई नहीं होंगे, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट हैविंग द यूनिक डेरिवेटिव। ओके, अगर यूनिक डेरिवेटिव रहता है एट ईच पॉइंट इन द गिवन रीजन आर तो उसे हम एनालिटिक कहते हैं, और अगर यूनिक डेरिवेटिव नहीं रहेगा एट ईच पॉइंट इन द गिवन रीजन आर तो उसे हम कहेंगे नॉन एनालिटिक। तो फंक्शन हमारा नॉन एनालिटिक रहना चाहिए। और दूसरा, देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द z equals to a। ओके, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसको, देयर एग्जिस्ट अ सर्कल विद सेंटर a which has no other singularity। ओके, मतलब मैंने z equals to a सेंटर लेके एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के अंदर फिर बाद में ओके कोई अदर सिंगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, एक तो फंक्शन नॉन एनालिटिक होना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एंड देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द z equals to a। तो सर्कल एक्चुअली कैसे आपको बनाना है, ओके आई जस्ट ड्रॉ द सर्कल हियर और आपको बताता हूं मैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैंने सेंटर ले लिया, इट इज एट ए, ओके, एक सर्कल डिफाइन कर दिया मैं, तो यहां पे मेरे सर्कल के अंदर और कोई दूसरी सिंगुलरिटीज नहीं आनी चाहिए, मतलब इमीडिएट नेबरहुड के अंदर हमारी सिंगुलरिटीज नहीं आनी चाहिए। ओके, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। सो एग्जांपल वी आर हैविंग एज इफ f of z equals to 1 upon sin pi z, then at z equals to 0, 1, 2, 3 up to infinity, f of z has infinite number of isolated singularities or it is also called as poles। अब कैसे, देखिए आपने क्या किया, यहां पे sin pi z को इक्वेट कर दिया 0 से। अब मुझे बताइए z की कौन से वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ओके, अगर मैं z इक्वल टू 0 पुट अप करता हूं तो sin 0 विल बी 0। अगर मैं z इक्वल टू 1 पुट अप करता हूं तो sin pi का वैल्यू भी 0। अगर मैं z इक्वल टू 2 पुट अप करता हूं तो sin 2 pi आएगा, sin 2 pi भी क्या होता है, इट इज 0। मतलब z की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हम यहां पे पुट अप कर सकते हैं। तो z इक्वल टू 0, 1, 2, 3 हम पुट अप कर दिए तो डिनोमिनेटर हमारा 0 आ रहा है, बट 1/0 क्या होता है, इट इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो मतलब फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमारे पास ये डिफाइन नहीं हो रहा है। और यहां पे देखिए 0 अगर हम लेते हैं रियल लाइन के ऊपर सपोज, ओके, सो 0, दिस इज 0, इट इज 1, 2 वी आर हैविंग। तो इस पे अगर मैंने एक सर्कल बनाया सो इमीडिएट नेबरहुड के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं है। यहां पे देखिए इमीडिएट नेबरहुड के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर सिंगुलरिटी नहीं आ रही है, इसलिए हम ऐसे वाले पॉइंट्स को हम कह रहे हैं इट इज व्हाट, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एंड इट इज हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। इज इट क्लियर? तो आई सपोज आपको ये समझा है। नाउ फर्दर, इफ z equals to a is an isolated singularity of the f of z, then f of z can be expanded in Lorentz series around z equals to a, and principal part of the f of z contains finite number of the terms। okay, तो अगर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रहती है तो हम उसको लॉरेंट सीरीज में एक्सपांड कर सकते हैं। लॉरेंट सीरीज में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनालिटिक और एक होता है इट इज व्हाट, प्रिंसिपल पार्ट। एनालिटिक पार्ट मतलब z माइनस ए के पॉजिटिव पावर रहेंगे, ओके, और प्रिंसिपल पार्ट मतलब इट इज व्हाट, z माइनस ए के नेगेटिव पावर्स रहेंगे हमारे पास। सो यहां पे प्रिंसिपल पार्ट में क्या रहेगा, दैट कंटेन द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे, देखिए ये हो गया हमारा एनालिटिक पार्ट, a0, a1, z माइनस ए, a2, z माइनस ए स्क्वायर, ओके, दिस विल बी एज इट इज। और उसके बाद जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ले रहे हैं, मतलब सपोज हमने उसको n पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इस तरह से उसमें टर्म रहने वाले हैं। ओके, नाउ फर्दर then we can say that then bn plus 1, bn plus 2 all will be the 0, and then isolated singular point z equals to a is called a pole of order m। okay, अगर ऐसा होता है then we can say that it is having a pole of order n, and the pole of order 1 is called as the simple pole। मतलब आपके पास क्या हो रहा है कि जो n+1 टर्म्स की जो सामने के जो टर्म्स है वो 0 आ जा रहे हैं। अगर वो 0 आ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि z equals to a is having the pole of order m। अब ये चीजें कैसे हो रही है देखिए,
सो पोल ऑफ ऑर्डर n हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो लास्ट वाला है इसको देख लेना। देखिए इसमें क्या है, z माइनस ए टू द पावर n है। ओके हमको पता है कि पोल क्या रहेगा, z इक्वल टू ए हमारा पोल रहेगा। इट इज अ सिंगुलरिटी बिकॉज फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है z इक्वल टू ए के ऊपर। अब ये टू द पावर n है, इसलिए हम कह रहे हैं इट इज अ z इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n। इज इट क्लियर? ये आपको एग्जाम्पल में एकदम क्लियर हो जाएगा जब हम कॉची रेसिड्यू के प्रॉब्लम्स देखेंगे और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के, कि हम किस तरह से पोल का ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन द रिमूवेबल सिंगुलरिटीज। If all the negative powers of z minus a in Lorentz series are 0, then we can have f of z as this way. F of z equals to summation n ranging from 0 to infinity a n z minus a to the power n. Here the singularity can be removed by defining the f of z at z equals to a in such a way that it becomes the analytic at z equals to a. And such singularity is called a removable singularity. इसको मैं दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं। देखिए कैसा करूंगा, a point z equals to a is called as the removable singularity of the single valued function f of z if अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला कौन सा, f of z is non analytic at z equals to a, और दूसरा कौन सा, limit of f of z when z tending to a is finite, मतलब ये लिमिट का वैल्यू हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। ओके और फंक्शन भी नॉन एनालिटिक होना चाहिए एट z इक्वल्स टू a। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से दैट द z इक्वल्स टू a इज हैविंग अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब ये फाइनाइट वाला टर्म देखिए इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें लॉरेंट सीरीज के हम बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव पावर्स है z माइनस a के वो जीरो होते हैं। वो कैसे जुड़ा है हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सो लेट f ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब। अभी ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले मुझे सिंगुलरिटी बताइए कैसे रहेगी। अगर मैंने z क्यूब को इक्वेट कर दिया जीरो से तो मुझे z का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो। तो z इक्वल्स टू जीरो विल बी अ सिंगुलरिटी फॉर दिस फंक्शन बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड दैट वी नो। नाउ देखिए अब तो फंक्शन हमारा नॉन एनालिटिक हो गया z इक्वल्स टू a के ऊपर। अब दूसरा हम क्या करते हैं कि लिमिट वैल्यू निकालते हैं इसका, लिमिट वैल्यू ऑफ द f ऑफ z व्हेन z टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज ओके जीरो हमारा क्या है, इट इज अ सिंगुलरिटी। देन लिमिट z टेंडिंग टू जीरो f ऑफ z वी हैव रिटन हियर। अब देखिए साइन z का मैं सीरीज लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। साइन z इन द सीरीज फॉर्म कैन बी रिटन एज, ये जो हम सीरीज लिख रहे हैं ये बाय यूजिंग टेलर सीरीज ही हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। दिस कैन बी रिटन एज एन z माइनस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल प्लस गोज सो ऑन लाइकवाइज। माइनस प्लस रहते हैं अल्टरनेट साइन, ओके, एंड वी आर हैविंग द ऑड पावर्स ऑफ z इन द सीरीज ऑफ साइन z। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो z कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ओके, और z कैंसिल हो गया तो देखिए बचेगा फिर यहाँ पे z क्यूब से ये z क्यूब कैंसिल कर देंगे। सो वी आर हैविंग 1/3 फैक्टोरियल पहले आ जाएगा, यहाँ पे z क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ जाएगा z स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हो जाएगा z टू द पावर 4/7 फैक्टोरियल, लाइकवाइज इट गोज सो ऑन। और हम z टेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं, मतलब मैं z इक्वल टू जीरो पुटअप कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ जीरो पुटअप किया, यहाँ जीरो पुटअप किया तो मुझे मिला 1/3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट द 3 into 2 into 1, मतलब इट इज व्हाट 6, तो 1/6। सो फाइनाइट वैल्यू आई मेरे यहाँ पे लिमिट की, ओके, लिमिट ऑफ f ऑफ z व्हेन z टेंडिंग टू a, दैट इज z टेंडिंग टू जीरो हियर, ओके। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोनों कि फंक्शन नॉन एनालिटिक था एट z इक्वल्स टू जीरो एंड एज वेल एज इट इज हैविंग द फाइनाइट लिमिट। So therefore we can say that the z equals to 0 is a removable singularity. ओके हमने इस तरह से फंक्शन को एक्सपांड किया सो दैट हमारे पास सिर्फ देखिए पॉजिटिव पावर्स ऑफ z आ रहे हैं, नेगेटिव पावर्स ऑफ z ही नहीं है यहाँ पे, ओके, मतलब हमने लॉरेंट सीरीज में रखा जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव पावर्स ऑफ z नहीं आ रहे हैं, तो वो भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर वी कैन से दैट द z इक्वल्स टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द f ऑफ z। ये क्लियर है, ठीक है। आपको बस कुछ चीजें इसमें याद रखनी है बिकॉज ये दोनों जो सिंगुलरिटीज हमने देखी है, एक आइसोलेटेड और रिमूवेबल। अब इसके ऊपर डिफाइन है हमारा तीसरा डेफिनेशन दैट इज एसेंशियल। हमने इसमें आइसोलेटेड में क्या देखा था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट होता है लॉरेंट सीरीज का उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आते हैं, और रिमूवेबल सिंगुलरिटीज में हमने क्या देखा कि जो लिमिटिंग वैल्यू वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो ये दोनों ही चीजें हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी में नहीं रहेंगी। एसेंशियल सिंगुलरिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, अ सिंगुलरिटी व्हिच इज नाइदर एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नॉर अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी इज कॉल्ड एज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। And we can say that if z equals to a is an essential singularity of the f of z, then principal part of the Lorentz series contains infinite number of terms. हमने बोला कि ये isolated singularity नहीं है,
आइसोलेट सिंगुलरिटी के अंदर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं लॉरेंट सीरीज के, और यहां पे अगर ये आइसोलेट सिंगुलरिटी नहीं है तो लॉरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। ओके, मतलब नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस a विल बी रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, देन इन दिस केस लिमिट ऑफ f of z when z tending to a does not exist। हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज नॉट एन असेंशियल सिंगुलरिटी। असेंशियल का कंडीशन क्या होता है कि लिमिटिंग वैल्यू शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड बी फाइनाइट, और यहां पे वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब अ सिंगुलरिटी व्हिच इज नॉट आइसोलेटेड एंड नॉर इट इज वी से रिमूवेबल, दैट इज कॉल्ड एज द असेंशियल सिंगुलरिटी। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं, लेट f of z equals to z e raised to the power 1 by z square। ये हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द सिंगुलरिटी हियर। सिंगुलरिटी देखिए, अगर मैंने सपोज z इक्वल्स टू 0 पुटअप किया यहां पे, तो z इक्वल्स टू 0 यहां पुटअप करते हैं तो ये 1 by 0 हो जाएगा। 1 by 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, एंड e raised to the power infinity is again it is what, infinity। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? तो z इक्वल्स टू 0 हमारा क्या होगा, इट इज द सिंगुलरिटी। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि ये सिंगुलरिटी कौन सी है, असेंशियल सिंगुलरिटी है। तो हमने क्या किया, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपांड कर दिया इन द सीरीज फॉर्म। ये आपको पता होगा वैसे, इसका एक्सपांशन इजी एक्सपांशन है। कैसे करते देखिए, e raised to the power x एक्सपांड होता है, इट इज व्हाट 1 plus x plus actually it is nothing but the x upon 1 factorial, this is x square by 2 factorial, it will be a x cube by 3 factorial होता है ये, and plus goes so on। तो यहां पे देखिए x क्या है हमारा, इट इज 1 by z square। तो x की जगह पे आप 1 by z डाल देंगे, तो ये 1 by z square पहले टर्म में यहाँ पे, देन 1 by z to the power 4 यहाँ पे आ जाएगा थर्ड टर्म में, देन 1 by z to the power 6 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे। ओके, और वी आर हैविंग द 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हम कभी भी सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद सिंगुलरिटी डिसाइड करते हैं कि कौन सी सिंगुलरिटी है वो करके। तो पहले तो आपको सिंगुलरिटी आइडेंटिफाई करना है, देन आपको देखना कि वो कौन से टाइप की सिंगुलरिटी है, असेंशियल है, रिमूवेबल है, या अदरवाइज आइसोलेटेड है। ओके, हम यहाँ पे z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 by z स्क्वायर एक z बचेगा। ओके, सो दिस विल बी, पहले तो z आ जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा इट इज 1 by z, मतलब इट इज z टू द पावर -1। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 by z क्यूब, तो ये आएगा टू द पावर -3। ओके, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 upon z टू द पावर 5 आएगा, तो 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट, z टू द पावर -5। So here in the analytic part we are having only single term, and in the principal part we are having the infinite terms of negative powers of z, that is z to the power -1, z to the power -3, z to the power -5, it goes so on. So this satisfy this our definition, okay, कि जहां पे हमारे पास लॉरेंट सीरीज में क्या रहेंगे, it is infinite number of terms, and as well as you find out the limit of the f of z when z tending to the 0, okay, वो अगर हम निकालेंगे that also does not exist, डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने लिमिट z tending to 0 अगर निकालता हूं मैं, तो यहाँ पे अगर मैंने 0 पुट अप किया, ये 1 by 0, दिस इज कमिंग टू बी इज व्हाट, इन्फिनिटी, मतलब ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। Therefore we can say that the z equals to 0 is a essential singularity because there are infinite number of terms in the negative powers of z, that is principal part के अंदर हमारे पास infinite numbers of terms है। Is it okay? अब now next हम डिफाइन करते हैं is what, रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है, the coefficient of 1 upon z minus a, that is b1 in the principal part of the Lorentz series about the pole z equals to a is called as the residue of the f of z at z equals to a, या इसको हम लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ f of a। ओके, तो आपको लॉरेंट सीरीज पता है, लॉरेंट सीरीज में आपको पता है कि दो पार्ट रहते हैं। कौन से दो पार्ट्स रहते हैं? ओके, आई जस्ट राइट डाउन हियर द टू पार्ट्स। f of z इक्वल्स टू हम लिखते हैं इट इज a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का स्क्वायर। ये हो गया हमारा एनालिटिक पार्ट, और बाद में प्रिंसिपल पार्ट b1 अपॉन z माइनस a प्लस b2 अपॉन z माइनस a स्क्वायर प्लस इट गोज सो ऑन लाइकवाइज। ठीक है, तो 1 अपॉन z माइनस a का जो कोएफिशिएंट है क्या है, इट इज व्हाट, b1। ओके, तो इसका जो कोएफिशिएंट है b1, उसे हम कहते हैं इट इज व्हाट, रेसिड्यू ऑफ f of z एट z इक्वल्स टू a, या उसको हम लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ f of a। इज इट क्लियर? So therefore b1 can be written as then 1 upon 2 pi I integration over the circle C f of z dz।
ओके, अब ये हमने कैसे लिखा, मैं आपको बताया था कि इसको हमने डिफाइन किया था, जो हमारे पास फॉर्मूला था bn का, क्या फॉर्मूला था हमारा bn का, इट इज bn इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई I इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कर्व C f of z अपॉन z माइनस a टू द पावर व्हाट इज इट माइनस n प्लस 1 एंड इट इज dz। तो मैंने अगर n इज इक्वल टू 1 पुट अप कर दिया तो माइनस 1 प्लस 1 यहां पे 0 हो जाता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, इट इज 1, तो मुझे सिर्फ मिलेगा इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f of z dz ओवर अ क्लोज सर्कल C। सो दिस डिफाइंड द b1। सो अगर हमको यहां पे रेसिड्यू निकालना है, ओके, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रेसिड्यू निकालने के लिए, बिकॉज ये रेसिड्यू हमको कब निकालना पड़ेगा, जब हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, तब हम ये रेसिड्यू वाला प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और यहां देखिए हमने अगर b1 ऐसा ले लिया है, सो इंटीग्रेशन ऑफ f of z dz ओवर C कैसा लिख सकते हैं हम, ये 2 पाई इधर ट्रांसफर कर दिया, 2 पाई इंटू b1, सो किसको हम कैसे लिखते हैं 2 पाई I इंटू इट इज रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a ओनली। मतलब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है मुझे, सो दैट टाइम मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कौन सा 2 पाई I इंटू रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a। तो यहां पे हमने रेसिड्यू भी डिफाइन किया हुआ है, तो ये जो रेसिड्यूज है और जितने सिंगुलरिटीज है इसको हम सामने में यूज करने वाले हैं जब हम टेलर सीरीज का एक्सपांशन करेंगे, लॉरेंट सीरीज का एक्सपांशन करेंगे, और साथ ही साथ जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉची रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर, तब हम इन सभी चीजों का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो देन एट लास्ट आई सेड इज व्हाट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like the video and share the video if you get something from it, okay, and please do subscribe the channel. And one more thing, मैंने यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दी हुई है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसमें जाके अगर आपको कोई रिलेवेंट वीडियो आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं, और कुछ रिसेंट वीडियोस मैंने मेरे लेटेस्ट अपलोड किया हुआ है उसे भी आप जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।